आज बात करते हैं भारत की एक ऐसी बैंक डकैती की जिसकी कहानी सुनकर लगेगा कि ये किसी बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट है, बिल्कुल वैसी ही। तो चलिए कहानी की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जिसने 2007 में पुलिस वालों की, जांचकर्ताओं की, सबकी नींद उड़ा दी थी। और वो लूट भी कोई छोटी मोटी नहीं थी, पूरे 8 करोड़ की, जिसमें 80 किलो सोना और 25 लाख रुपए कैश शामिल थे। जरा सोचिए, 80 किलो सोना। अब सवाल ये था कि दरवाजे तो सब बंद थे, तो फिर चोरी हुई कैसे? जवाब था फर्श के नीचे से ऊपर आकर। जी हां, चोरों का प्लान ही कुछ ऐसा था जो बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी जैसा लगे। तो चलिए जरा डिटेल में देखते हैं कि ये जो नामुमकिन सी लगने वाली डकैती थी, इसका पता कैसे चला। ये बात 31 दिसंबर 2007 की सुबह की। नए साल का जश्न शुरू होने ही वाला था। केरला के चेलेम्बरा में साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक के कर्मचारी जब काम पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सब कुछ नॉर्मल है। बाहर से सारे दरवाजे, सारे ताले सब अपनी जगह पर बिल्कुल सुरक्षित थे। लेकिन जब वो अंदर गए तो उनके होश उड़ गए। स्ट्रांग रूम के कंक्रीट के फर्श में एक बहुत बड़ा छेद था। और इस चोरी का स्केल कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 2007 में जो 8 करोड़ की चोरी हुई थी, आज के सोने के भाव के हिसाब से उसकी कीमत 110 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होगी। 110 करोड़। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतने शातिर और इतने बड़े प्लान के पीछे कौन था? किसका दिमाग था ये? और इस कहानी का जो मास्टरमाइंड था वो और भी दिलचस्प था। उसका नाम था जोसेफ। लेकिन वो सिर्फ जोसेफ नहीं था। देखिए, पकड़े जाने से बचने के लिए उसने अपनी जिंदगी को 3 हिस्सों में बांट रखा था। अपने साथियों के लिए वो अपराधी जोसेफ था, अपनी पत्नी और उसके परिवार के लिए वो एक शरीफ पति जेसन एंटनी था, और जिस बिल्डिंग मालिक से दुकान किराए पर ली उसके लिए वो बन गया बाबू। मतलब एक ही आदमी, 3 अलग अलग चेहरे। उसका सपना क्या था? वो अपने साथियों से कहता था कि बस एक इतनी बड़ी चोरी करनी है, इतनी बड़ी डकैती कि उसके बाद जिंदगी में कभी कुछ चुराने की जरूरत ही ना पड़े, और फिर एक शानदार जिंदगी जिएंगे। और पता है यह सपना उसने कहां देखा था? व्यूर सेंट्रल जेल में, जहां इस पूरे प्लान की नींव रखी गई थी। अब आते हैं इस डकैती के तरीके पर। जैसा मैंने कहा, यह हॉलीवुड या बॉलीवुड स्टाइल की थी। और यकीन मानिए, इस पूरी की पूरी रियल लाइफ चोरी का आइडिया एक बॉलीवुड फिल्म से ही आया था। यह फिल्म थी 2004 की सुपरहिट धूम। अगर किसी ने देखी हो तो याद होगा, फिल्म में चोर एक कसीनो के वॉल्ट तक पहुंचने के लिए नीचे से उसके फर्श में छेद कर देते हैं। बस जोसेफ को अपना आइडिया मिल गया था। उसने तय कर लिया कि वो पर्दे पर हुई इस चोरी को असली दुनिया में करके दिखाएगा। और इस आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए उनका प्लान बहुत ही सीधा साधा लेकिन बेहद असरदार था। 4 स्टेप्स का प्लान। सबसे पहले एक ऐसा बैंक ढूंढो जो ऊपर की मंजिल पर हो। फिर ठीक उसके नीचे वाली दुकान या जगह को किराए पर ले लो। इसके बाद वहां मरम्मत का नाटक करो ताकि ड्रिलिंग वगैरह का शोर किसी को सुनाई ना दे। और आखिरी स्टेप, किसी छुट्टी वाले वीकेंड पर नीचे से ऊपर की तरफ ड्रिल करके सीधा बैंक के स्ट्रांग रूम में पहुंच जाओ। और उन्होंने इसके लिए एकदम सही वीकेंड चुना। 29 दिसंबर को जब उन्होंने किराए के रेस्टोरेंट में ड्रिलिंग शुरू की तो पास के एक मंदिर में त्योहार का शोर था। इस शोर ने उनके काम को पूरी तरह से छिपा दिया। 30 दिसंबर को भी पूरी रात मार्बल कटर जैसी मशीनों से ड्रिलिंग चलती रही, और 31 दिसंबर की सुबह 4 बजे तक छेद तैयार था। वो स्ट्रांग रूम में घुसे, सोना और कैश उठाया और रफू चक्कर हो गए। अब जरा पुलिस के नजरिए से सोचिए, ना कोई फिंगरप्रिंट, ना कोई गवाह, कुछ भी नहीं। ऐसे में पुलिस अपनी जांच आखिर शुरू करती तो कहां से करती? हाँ, एक चीज चोरों ने पीछे छोड़ी थी। रेस्टोरेंट के काउंटर पर मलयालम में लिखा एक मैसेज, जय माओ। ये पुलिस को भटकाने की एक बहुत ही चालाक कोशिश थी। उन्हें लगा कि पुलिस ये देखेगी और सोचेगी कि ये काम नक्सली बागियों का है और जांच गलत दिशा में चली जाएगी। तो शुरुआत में पुलिस के हाथ में ज्यादा कुछ नहीं था, बस कुछ टूटे फूटे अधूरे से सुराख थे। जैसे एक चश्मदीद ने बताया कि बाबू नाम का किराएदार काली टोपी पहनता था और उसका निचला होठ थोड़ा अलग था। एक सिल्वर मारुति जेन कार देखी गई थी जिस पर नकली नंबर प्लेट थी, और एक ड्राइवर उस्मान से बाबू का एक मोबाइल नंबर भी मिला था। ये मोबाइल नंबर तो एक शुरुआत थी, लेकिन असली खेल अब शुरू होना था। अपने असली अपराधी तक पहुंचने के लिए पुलिस को पता है कितने, पूरे 45 लाख फोन नंबर्स के कॉल डेटा रिकॉर्ड्स को खंगालना पड़ा। 4.5 मिलियन। और यहीं से नामों का जाल खुलना शुरू हुआ।
इसी कॉल डेटा की जांच करते करते पुलिस ने बाबू के उस फर्जी फोन को एक दूसरे नंबर से जोड़ा। वो नंबर था वीटी जोसेफ के नाम पर। और ये जोसेफ लगातार अनीता नाम की एक महिला से बात कर रहा था, जो जेसन की पत्नी थी। देखा कैसे तीनों नाम एक दूसरे से जुड़ गए। तो अब देखते हैं कि इस जबरदस्त डिजिटल जासूसी के बाद आखिरकार क्या हुआ और ये लोग कैसे पकड़े गए। पूरे 57 दिनों की लगातार खोजबीन के बाद पुलिस ने पूरे गैंग को धर दबोचा। बाद में अदालत ने भी अपना फैसला सुनाया। जोसेफ और शिबू को 20-20 साल की सजा हुई, राधाकृष्णन को 17 साल और कंकेश्वरी को 5 साल की सजा मिली। और जोसेफ के साथ तो किस्मत ने एक अजीब ही खेल खेला। उसे सजा काटने के लिए उसी ब्यूअर सेंट्रल जेल में वापस भेज दिया गया, जहां बैठकर उसने इस पूरी डकैती का सपना बुना था। इसे ही शायद कुदरत का इंसाफ कहते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। 2017 में जब जोसेफ जमानत पर बाहर आया तो उसे एक ज्वेलरी की दुकान लूटने के आरोप में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब मास्टरमाइंड अपनी पुरानी आदतों से बाहर नहीं आ सका। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या एक शातिर अपराधी की जो असली फितरत होती है, उससे बच पाना सच में नामुमकिन है?